सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद क्रियाशारी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। 7 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही होगा। हिंदी की गिनतियाँ नहीं आती तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो 7वां चैप्टर है अपना वात दोष निरूपण। अब जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा था दोषों की वृद्धि क्षय, कि दोष क्या होते हैं और दोष की वृद्धि होने से क्या होता है, दोष की क्षय होने से कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग इंडिविजुअल दोषों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये 3 दोष होते हैं। इसमें से आज हम लोग वात के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे कि वात दोष क्या होता है, वात दोष के कितने टाइप्स होते हैं, क्या स्थान होता है, क्या कर्म होता है, क्या इसका गुण होते हैं, बाकी सारी चीज़ें, पर्याय, सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में वात निरूपण में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है इसका पर्याय, कि कोई भी अगर हम लोग दोष पढ़ना है तो उसका पर्याय तो हम लोगों को पता होना ही चाहिए कि हाँ, उसको और किस किस नामों से जानते हैं। तो इसका जो अगर फेमस पर्याय देखें तो इसका फेमस पर्याय है वायु, ठीक है। वायु, वात को वायु भी कहते हैं। अगर कहीं पे भी वायु लिखा हो तो ये समझ लीजिएगा कि वो वात की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्याय है वायु। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट आता है मारुत, ठीक है। हम बोलते नहीं मारुति नंदन, तो वो वायु को ही पर्याय होता है मारुत, ठीक है। और फिर आता है समीर, श्वासन, स्पर्शन, सदागति, गंधवाह, अनिल, पवन, जगत प्राण, समीरण, वात। ये सारी इसके पर्याय होते हैं। ये पर्याय आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। वायु के जो होते हैं जितने भी पर्याय वायु के, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर निरुक्ति की बात करते हैं कि क्या इसकी निरुक्ति होती है, तो निरुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए, वागति गंधनेव। अब जैसे पित्त की तप समतापे है, अश्लेषालंघने है कफ की, वैसे ही वात की वागति गंधनेव है। तो वागति गंधनेव मतलब कि जो गति करे, ठीक है। गति एवं गंधन अर्थ में है, किस क्या कौन सी धातु है, गति। और इस प्रकार गति के 4 अर्थ माने गए हैं यहाँ पे, गमन करना, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। ये सारी बुकिश चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। खाली इस निरुक्ति की इंपॉर्टेंस है वागति गंधनेव की, इसके अलावा कोई भी चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर निरुक्ति डाल के आपने सिर्फ वागति गंधनेव लिख दिया और ये बोल दिया जो गति करे वो वायु है, तो वो आपका सही माना जाएगा। फिर पंच भौतिक स्वरूप देखते हैं कि कौन कौन से पंच महाभूत की प्रधानता होती है वात में। तो वात में अष्टांग संग्रह ने बोला है वायु और आकाश की प्रधानता होती है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, दोषों का, धातु का, मल का, सबका पंच भौतिक स्वरूप हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो अष्टांग संग्रह बोलता है वायु और आकाश, सुश्रुत बोलता है वायु, चक्रपाणी बोलता है चक्रपाणी और ढल्लर बोलते हैं वायु। तो अष्टांग संग्रह ही बदला है, तो उसका इंपॉर्टेंस है, याद रख लीजिएगा। बाकी सुश्रुत और चक्रपाणी आपको पता ही है, वात वायु दोनों ने सेम ही बोला है। फिर वात के गुण, वात के गुण आपने चरक संहिता के पहले चैप्टर में और अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में देखा होगा। अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में, हाँ पहले चैप्टर में होगा। तो ये सारे वात के गुण हैं, ये देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। आपके वहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, हर जगह पे ये गुण हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो एक गुण हमेशा याद रखिए कि कौन से में क्या गुण है। जैसे अगर अष्टांग हृदय की बात करें तो तत्र रुक्षो लघुशिता खरा सूक्ष्म चलो अनिला, कि मतलब होता है रुक्ष, रुक्ष मतलब खुरदरा खुरदरा, लघु मतलब छोटा, शीत मतलब ठंडा होता है, खर मतलब रफ होता है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा माइन्यूट, चल मतलब इसमें चलने का गुण है, इसमें गति का गुण होता है कि ये चलने में समर्थ होता है। फिर चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में के पहले चैप्टर में दिया हुआ है रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद कर, कि मतलब रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है और खर है। ये सारे गुण हैं। और इनके विपरीत गुण वाले जो भी द्रव्य होते हैं उनका सेवन करने से जो वायु है, वात है, उसकी उसमें शमन होता है, ठीक है। जैसे लघु है, लघु लघु मतलब क्या होता है, लाइट, छोटा, कम। अब कोई लघु आहार विहार कर रहा है तो उसका वात बढ़ जाएगा, अगर कोई गुरु आहार कर रहा है तो उसका कफ बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही सूक्ष्म है, कोई माइन्यूट चीज़ है तो अगर वो है तो वात बढ़ाएगा। और इसी तरीके से कोई जैसे स्निग्ध चीज़ की हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वात का शमन करेंगी। तो ये वाले जो गुण हैं इनको याद रखिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन कौन से जो गुण हैं इसके विपरीत वाले, उनको यूज़ करने से इन चीज़ों का मतलब वात का शमन होता है। फिर
इसी तरीके से चरक के सूत्र स्थान 12वें चैप्टर में भी इसका वर्णन किया था। तो वहाँ पे इन्होंने बताया था कि रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर और विशद, ये 6 गुण इन्होंने बताए थे 12वें चैप्टर में। और ऊपर वाले में इसमें कितने गुण हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 गुण हैं, ये याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 में 7 गुण बताए थे और चैप्टर नंबर 12 में 6 गुण बताए थे। ये इंपॉर्टेंट आता है। और किसने बताए थे? कुश नामक वैद्य थे, मतलब ऋषि थे, उन्होंने बताया था। अब 4 विभिन्न ग्रंथों में वर्णित वात के गुणों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं कि प्राकृत गुण क्या है, कार्मिक गुण क्या है, भौतिक क्या है, मानसिक क्या है। अब देखते हैं क्या क्या है। जैसे प्राकृत है, तो प्राकृत में उसका जो नेचुरल काम है वो आएगा कि हाँ, अगर वो विकृत अवस्था में नहीं है, डिसबैलेंस नहीं है, उसका नॉर्मल क्या गुण है, क्या किस तरीके से उसके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो प्राकृत गुण में आ जाता है। प्राकृत जैसे लिखा हुआ है स्पर्शवाद का प्राकृत गुण है, तो जो स्पर्श आता है वो प्राकृत गुण आ जाता है। इसमें आकाश महाभूत शब्द गुण भी विद्यमान रहता है। अब जैसे वायु और आकाश, इसका पंच भौतिक संगठन बताया था ना अष्टांग संग्रह है, तो वायु की वजह से स्पर्श गुण आ जाता है और आकाश की वजह से शब्द गुण आ जाता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर कार्मुक गुण, तो वायु जो है वो योगवाही है, इसके साथ ही इसे आशुकारी शीघ्र गति वाला होने के कारण अचिंत वीर शक्ति भी बतलाया गया है। अब योगवाही क्या होता है? जैसे किसी भी हम लोग द्रव्य के साथ दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो उस चीज़ का शक्ति जो है उसको बढ़ाए दे रहा है। किस तरीके से बढ़ाए दे रहा है? सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे वात गुण है किसी चीज़ में, तो उसमें वो गति कर सकता है, ठीक है, गति कर सकता है। तो गति अगर करेगा कोई द्रव्य तेज अच्छे तरीके से करेगा, तो उसका कर्म गुण वही हो जाएगा कि हाँ, उसको गति करवा रहा है, ठीक है। फिर भौतिक भौतिक गुण है। अब ये समझ में आ गया ना कार्मिक गुण क्या होता है, कि योगवाही जो होता है वही वही यहाँ पे बताया गया है, और इसे अशुकारी और अचिंत वीर भी बोला गया है, तो ये कार्मिक गुण आ जाता है। फिर भौतिक गुण की बात करें तो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, अव्यक्त, अमूर्त तत्व और विशद, दारुण, शीघ्र, पुरुष, विष्टम्भता, व्यवायी, बहु, ये सारे इसके भौतिक गुण हैं। तो उपयुक्त दारुण गुण का अर्थ चक्रपाणी ने चलत तो लिया है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बस एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये चीज़ें नहीं रखती। इंपॉर्टेंस क्या रखता है? मानसिक गुण। मानसिक गुण आपको पता होना चाहिए कि वात गुण होता है रजोगुण प्रधान, वी पी के, वात पित्त कफ, ये रजगुण प्रधान होता है, पित्त होता है सत्वगुण प्रधान, और कफ होता है अपना तम गुण प्रधान, ठीक है, ये पता होना चाहिए। वहीं पे यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, वात का मानसिक गुण है अपना रजोगुण। और प्राकृत गुण तो आपको अभी पता ही है, बता ही दिया कि वायु की वजह से स्पर्श और आकाश की वजह से शब्द होता है। कार्मिक गुण योगवाही होता है, और भौतिक गुण ये सारे इसके दिए हुए हैं। भौतिक गुण अभी हम लोगों ने जो नॉर्मल ऊपर पढ़े थे उसको भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। फिर प्राकृत वात के कर्म, तो प्राकृत वात के क्या कर्म होते हैं कि अगर नॉर्मल स्टेट में वात है, अपनी सौम्य अवस्था में है, तो उसमें के क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में करने में हेल्प करेंगी। अब जैसे यहाँ पे श्लोक दिया है चरक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्म विकारजम, कि मतलब उत्साह में वात का बहुत बड़ा रोल होता है। श्वास निश्वास मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। चेष्टाओं में कोई भी जो कर्म हो रहे हैं वो वायु की वजह से ही हो रहे हैं। धातुओं की गति भी करवाता है, ठीक है। वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वात के कर्म होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्य करने में उत्साह अर्थात मानसिक जो क्रिया शक्ति है, जो हम लोग जितनी तेज़ अपने मानसिक प्रोसेसेस को, अपने न्यूरल प्रोसेसेस को कर पा रहे हैं, वो वात पे ही चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं जैसे बोलना, उठना, बैठना आदि रस आदि धातुओं को शरीर में गति करवाना, ठीक रखना, उन्हें सम रखना, मलमूत्र आदि वेकों को सम्यक तरीके से बाहर निकालना अविकृत वात के कर्म है, मतलब अपने नेचुरल स्टेट वाले वात के, प्राकृत वात के कर्म है। अविकृत है ना, अविकृत मतलब जो नेचुरल हो, विकृत ना हो जो। सुश्रुत ने प्राकृत वात के निम्न 5 कर्म बताए हैं, ये सुश्रुत ने बताए थे। प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेक और धारण,
ये सारे हैं। अब ये क्या है कि शरीर में गति जो भी होती है वो प्रस्पंदन होता है, जैसे चलना, उठना, बैठना आदि। उदहन मतलब श्वास प्रश्वास भाषण आदि जो ज्ञानेंद्रियों का धारण करना होता है वो बात करता है। पूर्ण मतलब जो लंग्स होते हैं, फुम्फुस, फुम्फुस को कहते हैं लंग्स, उनमें जो वायु होती है, और आमाशय में आहार का बढ़ना, तो ये सारे काम वात के होते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोग खाना निगल रहे हैं ना तो वो भी वात का ही कर्म है। अगर हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो वो भी वात की वजह से ही हो रहा है। विवेक की बात करें तो प्रसाद किट भाग का पृथक्करण, मतलब कोई भी जैसे धातु होती है, धातु है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है अपने धात्वाग्नि की मदद से। एक भाग होता है सार भाग, एक होता है किट्ट भाग, किट्ट भाग होता है। तो सार भाग को ही हम लोग प्रसाद भाग बोलते हैं, और ये जो अच्छा वाला पार्ट होता है, और ये होता है इसका मल, मल होता है। ठीक है, ये निकल जाता है। तो इसी तरीके से जो प्रसाद भाग है, किट्ट भाग है, इनको अलग अलग करना भी वात का ही वजह से हो रहा है। धारण वीर्य मूत्र पुरीश आर्तव को आवेगावस्था में धारण करना तथा वेग काल में त्यागना। मतलब जैसे वीर है, मूत्र है, पुरीश है, तो इन सबको रोकना। ये नहीं कि हर समय जब भी ये तो उसका निहरण हो रहा है, नहीं, जब उसे धारण करना है तो धारण कर रही है, और जब निकालना है तो वो निकाल रही है। तो प्राकृतवाद के स्थान क्या कौन से? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत अस्थिनी स्पर्शेन्द्रियम स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। मतलब पक्वाशय, पक्वाशय जो होता है, जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें कटी, कटी शक्ति, और दोनों पैर में, ये क्या कहते हैं, बैक में, और श्रोत में, कर्ण में, मतलब कानों में, अस्थियों में, हड्डियों में, त्वचा में, ये सारे जो होते हैं वात के स्थान होते हैं अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पे चरक बताते हैं, बस्ती पुरुषाधानम कटी शक्तिनी पादवास्तिनी पक्वाशस्य वात स्थानानी तत्रापि पक्वाशो विशेषण वात स्थानम। तो ये चरक ने बताया है कि ये जो स्थान होते हैं ये वात के स्थान होते हैं। जैसे बस्ती जो यूरिनरी ब्लैडर होती है वो भी वात का स्थान होता है। पुरुषाधानम, ठीक है, जो पुरुष का रखती है, लार्ज इंटेस्टाइन, कटी, ठीक है, जो बैक होता है, सक्तिन मतलब दोनों पैर, पादवास्तिनी, पक्वाशय, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन वात स्थानानी तत्रापि पक्वाशय, जो पक्वाशय होता है वो यहाँ पे अपना जोर दे रहे हैं कि जो पक्वाशय होता है वही वात का विशेष स्थान होता है। तो एक विशेष स्थान होता है तो वो पक्वाशय को बता रहे हैं। बाकी उसके अलावा भी समस्त शरीर में वायु होती है, पूरे शरीर में वायु होती है, बट हाँ कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे वो ज़्यादातर करके रहती है, तो वो स्थान ये वाले हैं। अब विशेष स्थान तो सबको पता ही होना चाहिए। बाकी वात के भेद, वात के देखो 5 भेद होते हैं। प्राणोदान समान व्यान अपान सा पंचदह, ये चरक चिकित्सा का श्लोक है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान में वात के 5 भेदों का उल्लेख किया था। अब जैसे ये 5 भेद हैं तो पांचों भेदों का अच्छे तरीके से यहाँ पे टेबल दे रखा है कि अष्टांग हृदय ने क्या कहा है, वात जो है इसके स्थान, अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है, चरक ने क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या कहा है, कश्यप संहिता में ने क्या कहा है। अब एक बार पढ़ लीजिए, अभी मैंने ऊपर बता दिया तो इसको और ज़्यादा बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वात की गुणों की अभी तुलनात्मक सारणी, ये भी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि कौन कौन से श्लोक थे, चरक का क्या श्लोक था, अष्टांग हृदय का क्या श्लोक था। तो यहाँ से भी एक बार रिवीजन हो सकता है, टेबल इसीलिए डाल दिया। वात के कर्मों की तुलनात्मक सारणी की अष्टांग हृदय ने क्या कहा है, अष्टांग संग्रह ने, चरक ने क्या कहा है, तो यहाँ पे उसका भी टेबल है। फिर मेन यहाँ पे ये आता है वात के भेदों के स्थान एवं कर्मों का तुलनात्मक सारणी। ये वाली अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो 5 वात के भेद होते हैं, प्राण, ठीक है, फिर उदान, समान, समान, फिर व्यान आता है, फिर अपान आता है। तो ये जो 5 वात होते हैं, 5 टाइप के वात होते हैं, उनका स्थान क्या होता है और उसका कर्म क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। जैसे प्राण वायु के जो स्थान होता है, प्राण वात का स्थान होता है, वो अष्टांग हृदय बताता है कि सिर में रहकर जो उर है, थोरैक्स, थोरैक्स रीजन होता है, उसको कहते हैं उर, एवं कंठ में गति करता है। तो मतलब जो थोरैक्स वाला पार्ट है और थोरैक्स से ऊपर वाला पार्ट है वो सारा प्राण वायु आता है उसमें। चरक क्या करते हैं, मूर्धा, उरा, कंठ, जीवा, नासिका, ये भी सेम वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है वह वही है।
अष्टांग संग्रह बोल रहे हैं मूर्धा में रहकर कंठ एवं उर में विचरण करती है, सेम वही चीज़ बोल रहे हैं। और सुश्रुत भी यही चीज़ बोलते हैं। तो प्राणवायु का जो होता है स्थान वो होता है अपना थोरैक्स, सर, कंठ, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। प्राण जो बात है इसका अब कर्म क्या है, तो कर्म सिंपल सी बात है, अब उसका स्थान आपको पता है तो उसी हिसाब से उसके कर्म भी होंगे। अब अगर वो कंठ में रह रही है तो उसका काम क्या होगा, अपना बोलचाल करवाना, बातें करवाना। और अगर थोरैक्स में है, उर रीजन में है, तो अपना श्वास निश्वास प्रक्रिया जो होती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो करवाना। ठीक है, छींकना, डकार लेना, बुद्धि के लिए जो भी बुद्धि होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हृदय, इंद्रिय, चित्त, इन सब चीज़ों को धारण करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उदान वात के स्थान बताते हैं, जैसे उदान का है उरस, उरस मतलब वही थोरैक्स, नासा, नाभि एवं गले में संचरण, तो इसका भी सेम वैसा ही बताया गया है, नाभि, उरस्थल और कंठ। फिर उर में स्थित कंठ, नासिका एवं नाभि। तो मेन इसमें क्या अलग आता है कि नाभि आता है, जो थोरैक्स रीजन है, थोरैक्स से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उदान वात का स्थान मिलता है हम लोगों को। अब उदान वात के कर्म क्या होते हैं, अब ये कहाँ आ गया, अब यहाँ पे आ गया, नाभि में आ गया। तो नाभि क्या होता है, अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकल रीजन। तो अम्बलाइकल रीजन में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इसके अंदर डाल दो। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था जब प्राण का था, बोलचाल और वो, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। चरक बोलते हैं कि वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, ये सारा इसमें आ गया। समान, वैसे इस समान का भी स्थान है। समान में क्या है कि अग्नि के समीप रहकर कोष्ठ में सर्वत्र विचरण करती रहती है, जो कोष्ठ होता है उसमें रहता है। फिर यहाँ पे चरक बोल रहे हैं कि अंतराग्नि के पार्श्व में स्वेद दोष एवं अम्बुवाही स्रोतस में इसका स्थान होता है। फिर ये अष्टांग संग्रह क्या बोल रहे हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतराग्नि के समीप रहकर पक्वाशय दोष, मल, शुक्र, आर्तव, अम्बुवाह स्रोतस में विचरण कर रहा है। तो मतलब अम्बुवाह जो स्रोतस होता है उसी यही स्थान होता है समानवाद का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये सुश्रुत बता रहे हैं कि आमाशय पक्वाशय में इसका गति होता रहता है, कि पहले आमाशय में जाता है, पक्वाशय में जाता है, तो ऐसी तरीके से चलता रहता है। तो इसका कर्म क्या होता है, काम क्या होता है कि अन्न को ग्रहण करना, कि मतलब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने को जब जो बोलस है उसको निगल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके कर्म के अंदर आती हैं। पाचन में मदद करता है। जैसे पाचन है, जठराग्नि है, तो जठराग्नि जैसे कोई अग्नि होती है, उसमें हम लोग जब हवा देते हैं तो वो अग्नि बढ़ती है। तो पाचन, विवेचन, मुंचन, अग्नि बल पद, ठीक है, अग्नि के बल को बढ़ाता है। दोष, मल, शुक्र, आर्तव को वहन करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्यान वात के स्थान क्या होते हैं, हृदय में रहकर समस्त शरीर को ग्रहण करता है। तो मतलब मेन इसका हृदय होता है और समस्त शरीर को ग्रहण करता है। सर्व शरीर व्याप्त होता है, ठीक है, ये सारे शरीर में व्याप्त होता है, चरक बोल रहे हैं। हृदय और अष्टांग संग्रह क्या बोल रहे हैं, हृदय में रहकर समस्त शरीर में गति करता रहता है। और सुश्रुत भी सेम यही बोल रहे हैं कि संपूर्ण शरीर में संचरण करता है व्यान वायु। व्यान वात के कर्म क्या होते हैं, गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण। अपक्षेपण उत्क्षेपण आपने पढ़ा होगा पदार्थ विज्ञान में, अगर नहीं पढ़ा तो पदार्थ विज्ञान जाके भी आप पढ़ सकते हैं। आप पदार्थ विज्ञान अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, तो ये सारी चीज़ें 5 टाइप के कर्म होते हैं, ये आपको पदार्थ ज्ञान में पढ़ाया जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद गति, प्रसरण, आक्षेप, निमेश, ठीक है, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये सारी व्यान वायु के ही वजह से होती हैं। देखो, अगर मतलब नहीं समझ में आता है ना कुछ कुछ वर्ड्स का, तो उसके लिए लोड मत लिया करिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको खुद धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। अभी ऐसे होता नहीं है कि एक बार में सारी चीज़ें नहीं समझ में आ सकती हैं, तो वेट करिए, जो चीज़ें दी हुई हैं उस चीज़ को देखिए, लिखिए और करिए। फिर ऐसे ही यहाँ पे अपानवाद के स्थान बता रहे हैं, तो अपान में रहकर कटी, बस्ती, मेढ्र, उर्व में गति करता है। और ये बता रहे हैं वृक्ष, चरक बता रहे हैं कि वृक्षण, बस्ती, मेढ्र, नाभि, उर्व, वृक्षण, ये तो मतलब जो भी पेल्विक रीजन जो है वो इसका मेन स्थान होता है। बस वृक्षण मतलब अपना जो कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, वो आ जाता है। बस्ती आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। मेढ्र, मेढ्र भी वही होता है। नाभि, नाभि आ जाता है। उरह, उरु,
उरु मतलब होता है थाई रीजन, वृक्षण, ठीक है, पेल्विक रीजन। तो ये सारे जो स्थान होते हैं अपानवात के स्थान होते हैं, ये मल मूत्र जो त्याग होता है ये इसकी वजह से ही होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, शुक्र आर्तव मूत्र गर्भ का निकालना ही इसका काम होता है। तो ये थे वात के 5 जो भेद हैं, उनके स्थान, कर्म, इतना ही आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। श्लोक याद करने की यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। श्लोक याद करेंगे तो आपका मेन श्लोक से फोकस हट जाएगा। पहले जो मेन श्लोक्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए, उसके बाद ही इनके उस पर जाइएगा डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ी कि पर्याय क्या होता है, निरुक्ति क्या होता है, कितने कौन से पंच भौतिक इसमें तत्व होते हैं सबसे ज़्यादा वात में। फिर वात के गुण देखे कि अष्टांग हृदयम ने क्या कहा है, तत्र रुक्ष लघु शित खरा सूक्ष्म चलो अनिला। फिर चरक ने क्या बोला है चैप्टर 1 में, रुक्ष शितो लघु सूक्ष्म चलो विशद कर। तो दोनों ही आपको याद होने चाहिए कि कोई पूछे अष्टांग हृदयम बताओ तो अष्टांग हृदयम बताओ, चरक बताओ तो चरक बताओ। मेन चरक का ही याद रखा करो, क्योंकि चरक कहता नहीं है कि हमेशा आपकी बुक चलती रहेगी, तो उसको ज़्यादा फोकस करा जाता है। और यहाँ पे अष्टांग हृदयम है आपकी यूनिवर्सिटी पेपर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब क्रिया शरीर पढ़ते हैं ना, तो क्रिया शरीर में जो अष्टांग हृदयम के श्लोक्स हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर संहिता का श्लोक अगर लिखा है वहाँ पे। तो अब जैसे आप रचना शरीर पढ़ रहे हैं तो उसमें सुश्रुत संहिता के जो श्लोक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें चरक के श्लोक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको इस तरीके से आप देखिए, तो इस तरीके से आपको ईजी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी, वात के गुण देखे, फिर उसके बाद सुश्रुत ने कौन कौन से गुण बताए थे वो देखा हम लोगों ने, और फिर प्राकृतवाद के कर्म कौन कौन से होते हैं। ये चरक वाला श्लोक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाना चाहिए। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समास मोक्ष गति में ताम वायु कर्म विकारजम। फिर ये सुश्रुत वाले कर्म प्राकृतवाद के क्या स्थान होते हैं अष्टांग हृदयम के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है। फिर वात के भेद 5 भेद थे कि उसके कर्म उसके स्थान देखें। तो ये सारी चीज़ें थी वात निरूपण में। इतनी चीज़ें ही आपको वात में अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि यही सारी मेन होता है, यही आपका बेस बनाता है, यही आगे चल के आपके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हमेशा जो वात पित्त काफ़ी है इसी के ऊपर ही पूरा आयुर्वेद बेस रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, इसमें से कोई भी चीज़ आप कभी भी ना भूलिए, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 7 वात दोष निरूपण। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पित्त दोष के बारे में पढ़े। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा बाय बाय।